गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? रिलेटिव मोशन इन 2D चल रहा था, है ना? क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ। रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल शुरू करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। लेक्चर में डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जूम पे कनेक्ट करके नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? कौन से एक्सरसाइज? हाँ, ग्रुप में भेज देना। एडवांस का भी मैं डिस्कशन करने के लिए एक लेक्चर लूंगा, ठीक है? एडवांस की शीट एडवांस वाले बच्चे सब सोल्व करके रखो। एडवांस का भी लेक्चर में डिस्कस एक लेक्चर डिस्कशन के लिए अलग से रखूंगा रेक्टिलिनियर मोशन का, ठीक है? हाँ सर। ओके चलो, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है? प्रोजेक्टाइल इसमें किस तरह से हम देखने वाले हैं, देखो क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको u1 की स्पीड से 8 एंगल θ1 थ्रो किया है। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसको u2 की स्पीड से 8 एंगल θ2 प्रोजेक्ट किया है। दो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पाथ कैसा होगा? 1 के रिस्पेक्ट में 2 x में कितने से जा रहा है, y में कितने से जा रहा है? ये सब हम बता सकते हैं क्या? ये सब हम बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, देखो इधर। सबसे पहले इसके कंपोनेंट लो। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u2 cos θ2। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u2 sin θ2, ठीक है? देन ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u1 cos θ1। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u1 sin θ1। समझ में आया चीज? कंपोनेंट लिया अभी जस्ट मैंने। अब मैंने बोला, कि u1 की वेलोसिटी क्या है? ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है? u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। ये हुआ ना? ठीक है। सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप, ये होगी। समझ में आया तक? अब मैंने बोला कि 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 बताओ। 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या ये होगा वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1? ये होगा, है ना? दो प्रोजेक्टाइल है, एक को θ1 एंगल से फेंका है u1 की स्पीड से, एक को θ2 एंगल पर फेंका है u2 की स्पीड से, ठीक है? तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ये है, आई कैप जे कैप में कंपोनेंट लेके लिखा है मैंने, ठीक है? अब u2 क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 कितना है? u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप माइनस u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं u1 sin θ1 j कैप। क्या ऐसे बता सकते हैं क्या? ऐसे बता सकते हैं? तो ये आ गया u21, ठीक है? अब देखो आई कैप और आई कैप में से ये माइनस आ जाएगा, तो u21 को मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। तो ये आई कैप कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 आई कैप
प्लस u2 साइन, नीचे लिखता हूं इसको, u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 जे केप। समझ में आया ये चीज? आई केप और जे केप में मैंने ब्रेक कर दिया। तो जो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं मतलब 1 पे बैठकर 2 को देखूंगा तो ये वेलोसिटी दिखेगी। समझ में आया? समझ में आया? हो रही रिकॉर्डिंग, में मोबाइल से कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इधर, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या ऐसे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी निकाल सकते हैं? वो होगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता करना है कि 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है या कांस्टेंट है। 2 की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है या कांस्टेंट है। तो उसके लिए हमें रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव एक्सेलेरेशन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये होगा एक्सेलेरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ 1, यही होगा ना। अब मान लो किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका है या एट एंगल फेंका है, प्रोजेक्टाइल के तरह फेंका है, उसका एक्सेलेरेशन तो y में होता है ना। कितना होता है? माइनस जी। तो इसका भी जितना इसका होगा उतना इसका है, तो इसके में से इसका एक्सेलेरेशन माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। इसको ऐसे लिख दो, माइनस जी जे केप माइनस ऑफ माइनस प्लस जी जे केप हो जाएगा, तो जीरो ही आएगा क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन तो सेम है। समझ में आया? तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलता हूं इफ एक्सेलेरेशन इज जीरो देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, पता है ना। इफ एक्सेलेरेशन इज जीरो देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ कैसा होता है? अभी इस पे मत दो, रिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो नॉर्मल रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहा हूं कि रेक्टिलिनियर मोशन में एक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन जीरो है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है? मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है क्या? मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। फिर से सुनो, अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से चल रहा है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। समझ में आया? हाँ। अब यहां पर देखो, यहां पर एक्सेलेरेशन नहीं, यहां पर रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है। कौन सा एक्सेलेरेशन जीरो है? अब ध्यान से सुनो, सेम मैं ऐसे बोलूंगा, इफ रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज जीरो मींस रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पे किसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है? 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, दोनों जीरो होगा। मींस रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज जीरो, इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज कांस्टेंट। समझ में आया? इसका मतलब 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या है बात समझ में आई क्या? अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में 2 की रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 की डायरेक्शन 1 के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तभी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया? सो अगर मैं 1 पर बैठकर 2 को देखूंगा तो 2 की वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दिखेगा। इमेजिन करो, दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए हैं, एक पर आप बैठे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप भी ऊपर जा रहे हो, प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ गए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप इस फ्रेम में देख रहे हो ना, तो इस फ्रेम में बैठ के इसको देख रहे हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हम भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो बट हम इसको इसके इस पर बैठकर इसको देखेंगे तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये बात समझ में आई क्यों दिखेगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज, ऑप्शन में होता है पैराबोला, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, तो बताओ क्या चूज करोगे? स्ट्रेट। समझ में आ गया सबको स्ट्रेट लाइन क्या होता है? हाँ। सो अब देखो, यहां पे मैं लिखूंगा सिंस
एक्सेलेरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वहां अलग से निकाला हमने, 1 इज इक्वल टू 0, हेंस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया क्या? सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल टू with respect to 1 is straight line. नॉट ओनली 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 का भी 2 के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा। किसी भी प्रोजेक्टाइल का किसी भी प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। समझ में आया? इमेजिन अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो तुम सोचोगे कि पाथ स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेजिन नहीं करना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पैराबोला है, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में। बट इसके 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। लिखो फिर इसको, फिर और बताता हूं इसमें आगे में। सर पूरा कॉपी मारे ना? हाँ पूरा लिखना है। हाँ लिखो लिखो। लिख लिया? हो गया? अब देखो ये सब तुमने लिख लिया, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ इधर का भी लिख नहीं हटा रहा हूं मैं भी। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो मैंने ग्राउंड फ्रेम में लिखा है, ये दोनों की स्पीड कंपोनेंट मैंने किसके ग्राउंड फ्रेम में लिए है ना, इसके ग्राउंड फ्रेम में, इसकी ग्राउंड फ्रेम। अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में देखूं, 1 वाली फ्रेम में बैठूं, 1 की फ्रेम मतलब मैं 1 पर बैठकर 2 को देखूं, तो 1 तो रेस्ट पर आ जाएगा, है ना? 1 तो रेस्ट पर आ जाएगा ना, जिस भी फ्रेम में हम बैठते हैं वो तो रेस्ट पर आ जाता है, 1 तो रेस्ट पर आ गया। अब 1 की वेलोसिटी इसमें एडजस्ट करेंगे, तो मुझे बताओ 1 के रिस्पेक्ट में 2x में कितने से जा रहा है? दिस माइनस दिस, वही तो लिखा वहां पे, दिस माइनस दिस आई कैप, ये लिखा है ना? वही चीज बता रहा हूं दूसरे तरीके से, सेम चीज पढ़ा रहा हूं। 1 के रिस्पेक्ट में 2 y में कितने से जा रहा है? दिस माइनस दिस,
समझ में आया क्या? यही तो लिखा है u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 जे के। तो इसके रिस्पेक्ट में 2 है, उसका x कंपोनेंट तो ये होगा u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1, x में इतने से जा रहा है वो, ठीक है, और y में इतने से जा रहा होगा u1 u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1, इतने से जा रहा है ना, वो तो रेस्ट पर आ गया, ये उसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेट, इसकी नेट वेलोसिटी किधर आएगी? इधर। समझ में आया क्या? अब हटा दूं पूरा ये। और पाथ कैसा होगा? मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, मतलब इधर जा रहा होगा बीच में। और इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज, तो पैराबोला नहीं लगाना है, स्ट्रेट लाइन है इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट ही रहेंगे। एक्स वाला तो देखो वैसे भी चेंज नहीं होता है क्या? और वाई वाला भी, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन वाई में सेम है, मतलब वाई में भी रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है, तो ये कंपोनेंट भी चेंज नहीं होगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी v कांस्टेंट रहेगी। v नहीं बोलूंगा इसको, मैं u21 बोलूंगा, u21, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें ऐसा दिखेगा कि ये सीधे सीधे जा रहा है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पैराबोला है। बट वन वाले प्रोजेक्टाइल पे बैठ के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा सीधा सीधा जा रहा है। समझ में आया? अब अगर मान लो केस फर्स्ट, अगर मैं बोलूं u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू हो u1 cos थीटा 1 के, मतलब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हो, मान लो कि u1 थीटा 1 इस तरह से हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल आ रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 किधर जाते हुए दिखेगा? हाँ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो पाथ क्या होगा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो वो हमें, अगर मैं 1 पे बैठा हूं तो 2 मुझे ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि दोनों के ये वाले कंपोनेंट तो सेम है। तो इधर तो वो ना दूर जा रहा है ना पास जा रहा है, ओनली ऊपर जाते हुए दिखेगा। समझ में आया? थोड़ा इसमें इमेजिनेशन लगता है, ठीक है। डायग्राम भी बना देता हूं। 1 के रिस्पेक्ट में 2 इधर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि उसका ये वाला कंपोनेंट तो 0 ही हो गया। समझ में आया? अब अगर देखो केस 2, इफ अगर वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो जाए, u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाए u2, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मतलब ऊपर दोनों के प्रोजेक्टाइल के ऊपर वाले कंपोनेंट, दो प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे फेंके थे, ठीक है, दोनों के ऊपर वाले कंपोनेंट इक्वल है, तो दोनों ऊपर एक साथ ऐसे जा रहे होंगे, है ना। तो इस पे बैठ जाओ आप, तो ये ऊपर जाते हुए दिखेगा क्या? नहीं, ये तो ओनली उधर या इधर आते हुए दिखेगा, या तो उधर या इधर। समझ में आया? सो इफ u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो पाथ कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो 2 है, वो अगर मान लो ये वाला कंपोनेंट बड़ा है तो इधर जाते वक्त दिखेगा, अगर ये वाला कंपोनेंट उससे कम है तो पास आते वक्त दिखेगा। समझ में आया? ऐसा हो जाएगा इसका पाथ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। समझ में आया पूरा केस?
हाँ लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से हैं सारे। हटा दूं? हटा दूं? हम्म इधर वाला हटा रहा हूं अभी तो। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे ग्राउंड से दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए, एक तो यू एट एंगल 37 डिग्री, ठीक है, एक ये 50 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 53 डिग्री। हमसे पूछा है कि बताओ इसको कितनी स्पीड से थ्रो करें, यू बताना है हमें, यू गिवन नहीं है, कि ये दोनों कोलाइड हो जाए, इन दोनों में कोलिजन हो जाए। समझ में आया क्या? हमसे पूछा है फाइंड, ये मैं करके बताऊंगा, यू फॉर कोलिजन। अब देखो, अगर तुम इमेजिनेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सोचोगे कि सर कितना टफ क्वेश्चन करा रहे हो, है ना? अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम इमेजिन करोगे तो हमें कुछ इस तरह से फेंकना है कि ये इधर से आए ऐसे और ये इधर से ऐसे आए और बीच में कहीं कोलिजन हो जाए। तो टफ लग रहा होगा थोड़ा कि कैसे बताएं, है ना? बट ये बहुत इजी है, देखो कैसे बताएंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेजिन मत करो, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है ना। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है 100 मीटर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है, चाहे रिलेटिव में आए या फिर कैसे भी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट ही लेते। तो मुझे कंपोनेंट बता दो, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 4u/5, ये कंपोनेंट आ जाएगा 3u/5, आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला कंपोनेंट आएगा 30 और ये वाला कंपोनेंट आएगा 40। समझ में आ गया? cos 53 3/5 होता है, 30 आ जाएगा और ये वाला आएगा 40, बीच की गैप है 100। अब ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये किस में बना हुआ डायग्राम है, ग्राउंड फ्रेम में। आप किसी को भी नाम दे दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। तो मैंने बोला 1 के रिस्पेक्ट में 2 का बताओ, तो 1 तो रेस्ट पर आ जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं 2 का पाथ देखना चाहूं तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन होगा, पता है ना पहले से। और ये लाइन ज्वाइनिंग है 2 की वेलोसिटी। अब 1 की वेलोसिटी 2 में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो x वाली x में करेंगे और y वाली y में। तो देखो x वाली तो ऐड हो जाएगी, 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, x में तो क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहे हैं ना, तो इस तरफ ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 4u/5, इनके बीच का गैप कितना है 100 मीटर। ये किस फ्रेम में बनाया मैंने डायग्राम? 1 की फ्रेम में, 1 के रिस्पेक्ट में बनाया है। 1 पर बैठकर देख रहे हैं तो 2 का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, 2 की वेलोसिटी लिख रहा हूं। और वर्टिकल, ये 40 से ऊपर जा रहा है, वो 3u/5 से, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा 40 माइनस 3u/5।
समझ में आया क्या? कंपोनेंट ले लिया और एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स की निकाल ली, वाई के रिस्पेक्ट में वाई की निकाल ली। अब मुझे बताओ अगर 2 को 1 से टकराना है तो ये तो यही है, तो 2 का पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, वो भी हॉरिजॉन्टल। 1 तो यही है ना, रेस्ट पर है ना 1। 2 को इससे टकराना है तो 2 का पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, वो भी हॉरिजॉन्टल, इस तरफ आना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो फिर ये इधर ही जाएगा, इधर, और इससे टकरा जाएगा यहीं पे। अब ग्राउंड फ्रेम में इमेजिन मत करना, अब इसकी फ्रेम में, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, किधर भी चल सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, एंगल पे भी जा सकता है। हमें टकराना है तो किधर चलवाना है इसको? अगर कोलिजन कराना है तो इसकी खुद की तरफ। तो इसकी खुद की तरफ ये कब आएगा? जब ये वाला कंपोनेंट जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया देखो। तो इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो 40 माइनस 3u/5 इक्वल टू जीरो। सो 3u/5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, सो u इज इक्वल टू हो जाएगा 200/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। समझ में आया? अब इसमें अगर मान लो ये भी पूछ लें, फाइंड u फॉर कोलिजन, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, तो क्या बता दोगे? u तो निकालना आ गया, ठीक है। अब टाइम, अब देखो ये ये भी इसी फ्रेम में निकालना है। ये इससे कितनी देर में टकराएगा वो होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है, एक्सेलेरेशन जीरो है ना, रिलेटिव एक्सेलेरेशन। तो इसका पाथ इस तरफ है, कितना चलना है इसको? 100 मीटर। कितनी स्पीड से चल रहा है? 30 प्लस 4u/5 से। तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना है? 100, स्पीड कितना है? 30 प्लस 4u/5 इंटू टाइम, है ना। तो 100 इज इक्वल टू 30 प्लस, सॉरी, 30 प्लस 4/5 इंटू यू कितना है? 200/3 इंटू टी। 5 से कितने टाइम्स? 40। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? 3 प्लस 16/3 इंटू टी। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे, t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा? 3, ऊपर क्या बचेगा? 9 प्लस 16 25 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 30/25 मीन 6/5, मतलब 1.2 सेकंड। 1.2 सेकंड में इनका कोलिजन हो जाएगा अगर आप इतनी स्पीड से थ्रो करोगे। समझ में आया? तो बताओ टफ है क्या है क्वेश्चन? बट ये एडवांस में आता है ऐसा क्वेश्चन, लिख लो। कंसेप्ट क्लियर हो तो इजी लगेगा। अभी एक और चीज बतानी है, बताओ कहां पर कोलिजन होगा? यहां होगा, यहां होगा, बीच में कहां पर कोलिजन होगा? वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, है ना। लिखो फिर, वो भी बता दो। नो सर। हटा दूं? नो सर। ओके, ओके।
हटा दूं अब? तो ये आ गया हमारे पास, टाइम भी मिल गया। अब लोकेशन बतानी है। फाइंड लोकेशन ऑफ कोलिजन, ये भी बतानी है। तो लोकेशन तो इजी है, किसी टाइम मिल गया। अब हम बता सकते हैं ना ये टी टाइम पर ये कहाँ चला जाएगा। टी टाइम मान लो, ये टी टाइम में यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो यहाँ कोलिजन हुआ। कब हुआ? टी इक्वल टू 1.2 पर। टी इक्वल टू 1.2 सेकंड पर हुआ ना, मतलब 6/5 पर, है ना। तो इस पर लगा दो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। टी इक्वल टू 6/5 पे, वो हम पहले से निकालते हैं, पहले से आता है हमें। कैसे प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? एक्स इज इक्वल टू होता है यू कोस थीटा इंटू टी, है ना। और y इज इक्वल टू होता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है ना। अरे हाँ ना, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब देखो, तो इस, हाँ तो यहां से निकाल रहा हूं मैं x कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू इसका ये वाला x, u cos थीटा कितना है 30 इंटू टाइम कितना है 6/5, सो कितना आया 36 मीटर, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या आएगा, u साइन थीटा कितना 40 इंटू टाइम में 6/5 माइनस हाफ जी मतलब 5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 8 टाइम्स, सो y इज इक्वल टू कितना आया 48 माइनस 36/5, ठीक है। 36/5 कितना होगा 7.2, तो ये आएगा 40.8 मीटर। समझ में आया? यस सर। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? शीट में है ऐसे क्वेश्चन करना। हटा दूं? यस सर। नो सर। क्या बोल रहे हो? आपने जो अभी किया वो सब कैसे फाइंड किया वो बता सकते हैं एक बार? प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था ना हमने, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स में कितने से जा रहा है वो 30 से, तो 30 इंटू टाइम कितना है 6/5, ठीक है। और y में वेलोसिटी कांस्टेंट, y में सेकंड इक्वेशन लग जाती है, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u कितना है इसका y में 40 इंटू 6/5 माइनस हाफ इंटू जी मतलब 5 इंटू टी स्क्वायर, 6/5 इंटू 6/5, ठीक है। थैंक यू सर। हम्म चलो अब लिखो रिवर बोट प्रॉब्लम्स। अब लिखो रिवर बोट प्रॉब्लम्स।
रिवर बोट सर ये ऐसे भी बड़ा है क्या? पेपर में गए। अभी है, एक लेक्चर और लगेगा। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, मतलब नेक्स्ट हाफ लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। रिवर रिवर बोट प्रॉब्लम्स, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे रिवर है, इसको हम टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ऊपर से देख रहे हैं, ये रिवर मान लो इधर फ्लो हो रही है, इसका वाटर इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना। मान लो इसमें एक बोट है जिसको ए से बी तक जाना है, तो वो इधर स्विम कर रही है रिवर के रिस्पेक्ट में, समझ में आया। रिवर के रिस्पेक्ट में किधर स्विम कर रही है, इधर। तो इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, समझ में आया। रिवर के रिस्पेक्ट में वो ए से बी जाने के लिए इधर स्विम कर रही है, बट बताओ मुझे ए से बी जाएगी या फिर इधर कहीं निकलेगी फाइनली, सी पर निकलेगी। जाने का ट्राई तो बी पर कर रहे हैं, बट निकलेंगे कहां पर, सी पर, समझ में आया। तो ये बोट की ओरिजिनल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वीबी, समझ में आया। वीबी क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ए से सी निकला, तो इसी तरफ आई ना इसकी डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझ में आया। बट जो बोट पे बैठा हुआ है वो तो सोच रहा है मैं तो ऐसे जा रहा हूं, बट वो यहां पहुंचने के बाद देखेगा तो देखेगा कि ए पॉइंट तो पीछे रह गया, समझ में आया। तो उसने ट्राई किस तरफ किया, इस तरफ। तो ये ट्राई करना मींस विद रिस्पेक्ट टू रिवर, किसके रिस्पेक्ट में हम ट्राई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मुझे बताओ अगर उसको अगर उसको सच में भी यहां से यहां जाना होता तो क्या वो इधर ही ट्राई करता, क्या वो थोड़ा इधर ट्राई करता रिवर के अपोज में, तो वो फिर हो सकता है यहां पहुंच जाता। समझ में आया क्या। तो देखो यहां पर भी 3 वेक्टर है, हमें 3 वेक्टर सोल्व करना मैंने बताया आपको, लास्ट क्लास पूरा उसी में चला गया था। 3 वेक्टर सोल्व कैसे करते हैं ना, अलग अलग केस होते हैं उसके, बताए थे ना टोटल। तो यहां पे कौन कौन से वेक्टर है, वीबीआर इज इक्वल टू होगा वीबी माइनस वी आर, होगा कि नहीं होगा। वीबीआर इज, आप बाद में लिख लेना अलग से, वीबीआर इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वीबी इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीआर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ में आया। हाँ अब देखो, बट फिर भी सुनने में आपको इजी सा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वीबी गिवन है या वीबीआर गिवन है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो वही कंफ्यूजन हटाने के लिए फिर से मैं क्वेश्चंस करने से पहले सारी बातें बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आया क्या। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आती है वो मैं बताऊंगा, फिर उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं समझाऊंगा ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें 3 वेक्टर है, तीनों के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा होता है ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो ये तो सिंपल है, ये तो आप पढ़ के समझ जाओगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो वी आर, समझ में आया। सो वी आर के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, ओनली ये चीज लिखी होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन होगी आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आया। कंफ्यूजन इन दोनों में होगा, क्या होगा वो अभी मैं खुद क्रिएट करूंगा फिर सोल्व करूंगा, ठीक है। वीबी, वीबी क्या होगा देखो, सबसे सिंपल चीज तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, ऐसा लिखा होगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये वीबी है, समझ में आया। हाँ तो वीबी हमें कैसे पहचानना है, वीबी हमेशा वो होगा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा, ये तो सिंपल है ना। अब मान लो मैं आपको यहां पे नहीं बोलता कि कौन वीबी है कौन वीबीआर है, मैं आपको बोलता पार्टिकल ए से चला
और सी पर पहुंचा, ए से चला सी पर पहुंचा, तो ये ए बी सी किसके रिस्पेक्ट में लिखे मैंने, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। या ग्राउंड पर इस तरफ ए से चला और उस तरफ सी पर पहुंचा, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन ए से बी होनी चाहिए या ए से सी होनी चाहिए? हाँ, ए से सी होना चाहिए ना, जिस तरफ वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट मींस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो रियल में आपको ग्राउंड से दिखेगा, ग्राउंड से आपको, अब मान लो कोई मैन ग्राउंड फ्रेम में खड़ा हुआ है, ठीक है, वो इस बोट को देख रहा है, तो वो उसको ये ए से बी की तरफ जाते हुए दिख रही है या ए से सी की तरफ? तो ये हुआ ना वीबी, दिस इज वीबी, और ये वीबीआर। वीबीआर की बात भी बाद में करेंगे। सो वीबी क्या होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग, हमेशा वीबी वो होगा वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट रिवर के अक्रॉस। सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई टफ है क्या? हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ बोट which will be seen from ground। ग्राउंड से बोट की डायरेक्शन जिस तरफ जाते हुए दिखेगी वो वीबी की डायरेक्शन होगी। क्या समझ में आया? हाँ, तो वीबी, इन तीन बातों में वीबी खत्म है। अगर तुम्हें ये तीन समझ में आ गए तो कोई वीबी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं वीबीआर पर। सबसे सिंपल चीज, फर्स्ट वीबीआर इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर फ्रेम, यही है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर फ्रेम, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन in which boat try, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, बोट ट्राइज टू मूव एट एन एंगल 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो ये ट्राई करने वाली बात जब लिखी आती है, क्या लिखी आती है? हाँ बोलो। सर ये लिखने के बाद इसका एक फोटो ग्रुप पे भेजोगे? हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक्चुअली मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, फोटो अभी नहीं ले पाऊंगा मैं, मेरा मोबाइल, ठीक है। मैं बोलते जाऊंगा, तुम लिखते जाना। अब देखो इधर, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि बोट ट्राइज टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब बोट ट्राई कर रही है बट एक्चुअल में थोड़ा ना मूव हो रही है। ट्राई करना इज डिफरेंट। जैसे इस बोट ने ट्राई किया था इस डायरेक्शन में, बट गई तो इधर थी ना। समझ में आया? हाँ, तो जिस डायरेक्शन में ट्राई करते हैं वो किसकी डायरेक्शन है? वो वीबी की है या वीबीआर की? वीबीआर, क्योंकि ट्राई, बिकॉज रिवर इसको और कहीं ले जाएगी। ट्राई आप किधर करो, रिवर कहीं और ले जाएगी। अगर रिवर रुकी हुई होती तो जरूर ये इधर पहुंच जाता। फिर क्यों? क्योंकि रिवर रुकी हुई होती तो वी आर जीरो होता। वी आर क्या होता? जीरो। तो वीबी आर इक्वल टू वीबी, फिर दोनों चीज इधर ही होती। समझ में आया? वीबी की डायरेक्शन भी इधर होती, वीबीआर भी, क्योंकि रिवर और ग्राउंड दोनों रुके हुए हैं तो दोनों एक ही चीज हो गए। ग्राउंड फ्रेम से देखो या रिवर फ्रेम से देखो। समझ में आया क्या? हाँ, बट रिवर तो चल रही है, रिवर रुकी हुई क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, ठीक है। सो रिवर चल रही है और बोट जिस डायरेक्शन में ट्राई कर रही है उस डायरेक्शन को आप किसकी डायरेक्शन मानोगे? वीबीआर की या वीबी की? वीबीआर की। इसलिए मैंने वीबीआर की लिस्ट में लिख दिया इसको ऑलरेडी। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी क्वेश्चन में लिखा आएगा कि बोट ट्राइज टू मूव इन दैट डायरेक्शन,
तो वो वीबीआर की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? हम्म हम्म अब मान लो अगर ऐसा लिखा हो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो ये बताओ वीबी है या वीबीआर है? अच्छा, अभी तो मैंने डायरेक्ट वीबीआर में लिखा है इसलिए तुम सोच रहे हो वीबीआर ही होगा, बट मैं बिना लिखे पूछता और बोलता कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुकी हुए वाटर में वेलोसिटी ऑफ बोट इतनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये वीबीआर है या वीबी है? डाउट हो रहा होगा इस चीज में कि वीबीआर क्यों है अभी। हाँ हाँ, तो रिवर तो रेस्ट पर है, तो ये वीबीआर है या वीबी है, यही तो चेक करना है। मैं देखो इधर दोनों इक्वल होगा जब रिवर रुकी हुई है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिवर इज फ्लोइंग विथ 3 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ अब क्या करोगे? क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बट वाटर स्टिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि रुके हुए वाटर में, स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ बोट इतनी हो सकती है 5 किलोमीटर पर आवर, तो चल रही है तो कितनी होगी? समझ में आया क्या? अब देखो ये वीबीआर क्यों है वो मैं बताता हूं, ये हटा दूं क्या डायग्राम? अब देखो ये वीबीआर क्यों है, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं मैं, थर्ड वाला। देखो मान लो ये रिवर है, वीआर इसका 0 है, रुकी हुई रिवर है, ठीक है। अब इसमें हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। समझ में आया क्या? ये गिवन है, तो मतलब इसमें बोट कितने से चल सकती है? ये बोट है, कितने से चल सकती है? रुका हुआ वाटर है ना ये, मान लो इधर चल रही, कितने से चल रही है? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? ये वाटर रुका, तो इस केस में तो इसको हम वीबीआर भी बोल सकते हैं और वीबी भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है, क्योंकि ग्राउंड भी रुका हुआ है, रिवर भी रुकी हुई है। समझ में आया क्या? हाँ, ग्राउंड भी रुका हुआ है, रिवर भी रुकी हुई है, तो रिवर की फ्रेम में हो या ग्राउंड की फ्रेम में हो, दोनों एक ही बात है। समझ में आया? आया समझ में? अरे वीबीआर क्या होता है? वीबीआर होता है वीबी माइनस वीआर। अगर वीआर 0 हो तो वीबीआर इक्वल टू वीबी ही तो होगा। समझ में आया? हाँ, बट क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बट ये नहीं लिखा है कि रिवर रुका हुआ है, तो फिर क्या लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। पहले तो लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ बोट रुके हुए वाटर में 5 से चल सकता है, और मान लो इधर ही चल रहा है, ये बोट इधर ही चल रही है मान लो, और अगर ये रिवर भी 3 से चल रही है, तो ये बोट कितने से चल रही होगी? ये 8 से चल रही होगी। रिवर इधर 3 से चल रही है, 8 से चल रही होगी, रिवर उसको मान लो रिवर रुकी हुई है तो मैं 5 से चल सकता हूं। मान लो इसे रिवर रुकी हुई मैं इधर जा रहा हूं तो मैं 5 से चल सकता हूं। इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए वाटर में बोट 5 से चल सकती है इधर,
अब रिवर भी इधर चलने लग जाए मान लो 3 से, तो 5 + 3 8 हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब रिवर की डायरेक्शन में हमारी स्पीड बढ़ जाती है। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये वीबी है या वीबीआर है? यही तो कंफ्यूजन हटाना है मुझे। दिस इज वीबी है। अभी देखो क्यों। देखो एक तो मैन है जो ग्राउंड से देख रहा है, और एक मान लो एक रिवर पे एक राफ्ट है। राफ्ट में कोई इंजन नहीं होता है। राफ्ट जितनी, अगर रिवर रुकी हुई है तो राफ्ट भी रुक जाएगा, रिवर फ्लो हो रही है तो राफ्ट भी चलेगा। समझ में आया क्या? सिंपल सा एक राफ्ट है। ये राफ्ट कितने से चल रहा है? इस पर भी एक मेन है। अगर वो इसको, और ये मेन कौन सी फ्रेम में? क्या ये दोनों सेम फ्रेम में दोनों मेन? ये तो ग्राउंड में, ये तो ग्राउंड में, और ये रिवर में। तो मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये कितने से चल रही है बोट? रिवर के रिस्पेक्ट में। तो रिवर के रिस्पेक्ट में 5 आ रहा है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 आ रहा है? तो बताओ ये जो 5 है ये रिवर के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? तो ये वीबीआर है ना फिर। ये क्या हुआ फिर? ये वीबीआर हुआ ना फिर। ये समझ में आया? हाँ, कौन किसके किस? जोर से बोलो, जोर से। वो 2 होगा, उल्टा भी बना लो। अगर ये इधर चल रही है बोट तो 2 से चल रही होगी। ये राफ्ट किधर चल रहा है? तो इसके रिस्पेक्ट में तो अभी भी 5 से जा रहा है ना। रिवर तो इधर ही जा रही है ना। किधर भी चला लो तुम, रिवर के फ्रेम में इसकी 2 ही आएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 है। तो रिवर अगर 3 से इधर चल रही तो वो उधर 2 से चलेगा। अगर रिवर रुकी होती तो उधर 5 से जाता, बट रिवर 3 से इधर भी चल रही तो उधर 2 से ही जाएगा। अब ये जो राफ्ट है इस पे जो मेन है, इसके रिस्पेक्ट में तो अब भी ये 5 ही आ रहा है, देखो। तो ये बताओ ये व्हाट इज दिस इज वीबी और वीबीआर। तो इस वाले केस में वीबीआर कितना आया? 5 km/h। और वीबी कितना आया इस वाले में? 8 आया ना। दिस इज वीबी। ग्राउंड से देखने पर कितना लग रहा है? जो ग्राउंड से देखने पे लगता है वो वीबी होता है। यहां पे ग्राउंड से देखने पे कितना लग रहा है? 8 लग रहा है ना। इस तरफ अगर जा रहा है तो चाहो तो ऐसे भी कर लो, VBR इज इक्वल टू वीबी, यहां लिखता हूं, VBR इज इक्वल टू वीबी माइनस VR। तो VB कितना हो जाएगा? VBR प्लस VR। तो इसमें तो 8 हो जाएगा ना, ये 5 ये 3, तो 8 हो जाएगा। तो ये 8 आया VB। समझ में आया? और इस वाले केस में देखेंगे, इसमें भी ग्राउंड से भी देख रहे हैं, और ये ग्राउंड से देख रहा है, और ये राफ्ट से। तो इस वाले केस में भी देखो VBR तो 5 ही आया, और VB कितना आया इस वाले केस में? 2 आया। तो बताओ कौन सी वाली चीज इस हमेशा ये आ रही है जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है? वो VBR। तो कभी कंफ्यूजन होगा क्या कि क्वेश्चन में लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 km/h, तो तुम्हें VB लेना है या VBR लेना है? VBR लेना है। इसलिए मैंने पहले कंफ्यूजन हटा दिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देता तो वहां पे आधों को समझ में आता, आधों को नहीं आता, हो सकता है किसी को नहीं आता। समझ में आया? लिखो इसको। अगर तुम्हें सिर्फ इतने लिखने से तुम्हारा काम हो जाएगा तो देख लो, वरना तो पूरा लिखो। यहां लिखने से काम नहीं होगा, यहां तो लिख दिया बस, फिर बाद में सोचोगे यहां क्यों लिखा, यहां लिखना चाहिए था VB में इसको।
तो फिर ये देखने से याद आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया। Note sir. Yes sir. यस सर। अब मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में एक और तरीके से लिखा आता है कि ए बोट इज मूविंग इन ए रिवर हुज इंजन स्पीड इज, हुज इंजन स्पीड मीन्स इंजन स्पीड ऑफ बोट इज गिवन 5 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये वीबी है या फिर वीबीआर है? क्या लग रहा है? इंजन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ये वीबी की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है? Velocity of boat to river. यस, ये वीबीआर है। अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हो कि स्पीड ऑफ इंजन, तो ये भी आपको वीबीआर ही मानना है, वीबी नहीं मानना है इसको। एक्चुअल में ये 3 और 4 दोनों से एक ही चीज है। इंजन की स्पीड मतलब क्या होता है कि अगर रिवर रुकी हुई है, जैसे मान लो मैंने यहां पे दे दिया कि वेलोसिटी ऑफ इंजन ये गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिवर रुकी हुई है तो इंजन 5 से चलवाएगा बोट को। कितने से चलवाएगा? मैक्सिमम 5। और मान लो रिवर भी 3 से चल रही है, तो फिर कितने से चलवाएगा बोट को? तो 8 तो वी भी हुई ना, तो ये सेम ही चीज है। अगर मान लो रिवर 3 से चल रही है और इंजन स्पीड 5 है, तो ये रिवर में कितने से चलेगा? 8 से, तो वीबीआर अगेन 5 आएगा और वीबी 8 आएगा। समझ में आया? हाँ, स्पीड ऑफ इंजन बोलो या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोलो, एक ही चीज है। स्पीड ऑफ इंजन का मतलब ये है कि रुके हुए वाटर में इंजन इतने से चला सकता है। अब रिवर भी चल रही है तो उसकी ओरिजिनल स्पीड तो चेंज हो जाएगी, बट रिवर के रिस्पेक्ट में तो 5 से ही चलेगा। देखो ये रिवर 3 से चल रही है, अब इसकी इंजन स्पीड 5 है तो ये 8 से चलेगा। तो और एक राफ्ट ये भी 3 से चल रहा है, तो 3 के रिस्पेक्ट में ये 8, बोट कितने से चल रही है? 5 से तो चल रही है। सो स्पीड ऑफ इंजन इज ऑल्सो VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ऑल्सो VBR। ये सब VBR है, ये चारों पॉइंट VBR के, ये तीनों VB के और ये VR के। अब कोई कंफ्यूजन होगा क्या क्वेश्चन में? No sir. लिख लो। डन। हटा दूं पूरा? ये हटा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंजन स्पीड गिवन है
3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है इस तरफ। हेलो सर, हाँ बोलो। एक बोट है जो इस पॉइंट से शुरू हो रही है ए से, इसको बी तक जाना है और वापस घूम के आना है। तो टोटल टाइम बताओ ए से वापस बी होते हुए ए आने का टोटल टाइम। चलो ऊपर क्या लिखा है वो बोलो, आपके तो दिख रहा नहीं। हाँ, इंजन स्पीड इज 3 किलोमीटर, ये इंजन लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है। इंजन स्पीड ऑफ बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या? हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस देता हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। सर VR का वैल्यू क्या है? 3, सॉरी VR का 2 है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, जोर से बोलो। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। सर 6 आवर्स बोल रहे हो। 6 आवर्स, हाँ सही है। देखो इधर, ए से बी तक जाने का टाइम मान लो लगा T1 और बी से ए जाने तक का टाइम लगा T2। मुझे बताओ ए से बी वो कितनी स्पीड से जा रहा होगा? इस तरफ तो 5 से जा रहा होगा, रिवर की डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ जाती, और बी से ए कितने से जा रहा होगा? 1 से। समझ में आया क्यों? तो T1 टाइम तो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 5 अपॉन स्पीड भी 5 है, 1 आवर। ए से बी तो 1 आवर में पहुंच जाएगा, बट बी से ए डिस्टेंस कितनी है? 5 और स्पीड कितनी है? 1, तो बी से ए पहुंचेगा 5 आवर में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 6 आवर्स। समझ में आया? लिख लो। डन। इतना बड़ा तो है यार, जूम कर लो, तुम्हारे इसमें जूम का ऑप्शन आता है ना? सर नहीं होता इसमें। नहीं होता क्या? ओके सर स्क्रीन प्रेजेंट करते तो आता है। ठीक है। हटा दूं पूरा? हाँ बोलो। सर मुझे डिस्टेंस बता दो ना, मुझे बहुत डर दिख रहा है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 5। सर आज क्लास कितने बजे तक लोगे आप? 4 बजने में 5 मिनट पहले। 4 बजे से मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, अब देखो फिर से हम यहीं पे आते हैं। VBR क्या होता है? VB माइनस VR, है ना? जनरली हमें क्या क्या गिवन होगा? VR की डायरेक्शन पता होगी और VBR की डायरेक्शन पता होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जिनकी डायरेक्शन पता होती है उनको एक तरफ हम करना चाहिए सोल्व करने के लिए वेक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूं फिर? VB इज इक्वल टू क्या होगी? VBR प्लस VR, ये होगा ना?
है ना। तो इन दोनों की डायरेक्शन से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। ये सोल्व करना आता है हमें 3 वेक्टर, ठीक है। अगर टेबल बनाना है तो टेबल बना के इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो वी आर की डायरेक्शन और वी आर की डायरेक्शन अगर गिवन है, जैसे वी आर की डायरेक्शन इधर है ना, मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा। मान लो मैग्नीट्यूड वी आर ही है, अभी मैग्नीट्यूड कितना है वी आर और डायरेक्शन ईस्ट में। अब एक बोट है जो यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो इस वर्टिकल लाइन के एट एंगल थीटा पर इस तरफ ट्राई कर रही है। ट्राई कर रही है मतलब किसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ट्राई कर रही है। किसकी डायरेक्शन है, वीबीआर की या वीबी की, वीबीआर की। ये वीबीआर की डायरेक्शन है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी वीबीआर ही, ठीक है। अब देखो, तो देखो इस पॉइंट पर देखो, तो बोट इस तरफ ट्राई कर रहा है और रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है वी आर, और वीबीआर और वीआर का जो रिजल्टेंट है वो वीबी है। समझ में आया क्या। तो इन दोनों के बीच में कहीं वीबी आएगा, ये वी आर वेक्टर और ये वीबीआर वेक्टर, ठीक है। तो वीबी इनके बीच में कहीं आएगा ना, यहां से लेके यहां तक, हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए। समझ में आया क्या। तो मान लेते हैं कि वीबी जो आएगा, मान लेते हैं बोट ए से बी यहां निकली, मान लेते हैं कि बोट ट्राई तो उधर कर रही थी लेकिन निकली कहां, इस जगह। तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है यहां से इसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। कितना ड्रिफ्ट हुआ बोट में, वो होती है इसकी रिवर से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, यहां पर, यहां से इसकी डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। समझ में आया क्या। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट ड्रिफ्ट, फाइंड आउट द टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर, तो उसके लिए तो मुझे बताओ ये किसकी डायरेक्शन आई, ये ए से बी निकला तो ये वीबी, ये एक्चुअल वाली डायरेक्शन आई ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्राई तो इधर कर रहा था, तो वीबीआर ये, वी आर ये, तो वीबी होगा ये, है ना। अब देखो, अब इसको हम सोल्व करना है, तो ये तो रिजल्टेंट है, ये तो रिजल्टेंट है, हमें इन दोनों को वेक्टर को सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई इंक्लाइंड वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट ले लो, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कंपोनेंट ले लो। तो कौन सा इंक्लाइंड वेक्टर है बताओ, वीबीआर, तो इसके कंपोनेंट ले लो। तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा वीबीआर कोस थीटा, है ना। क्या मैं तुमसे बोलूं क्या यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है बोट को रिवर क्रॉस कराने में, यही तो है। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट तो रिवर को अपोज कर रहा है, रिवर के फ्लो को, है ना। ये कंपोनेंट कितना आएगा, वीबीआर साइन थीटा। अब वीबीआर के हमने ये कंपोनेंट ले लिए, समझ में आया। मान लेते हैं कि विड्थ भी गिवन है रिवर की, तो आपसे पूछा टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो हमने वीबीआर के ऑलरेडी कंपोनेंट ले लिए, तो एक बार और बना लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो और ऊपर बनाता हूं, वी आर इस तरफ है ना, वीबीआर कोस थीटा इस तरफ है, वीबीआर साइन थीटा इस तरफ है, ठीक है। समझ में आया क्या। अब मान लेते हैं कि वी आर वीबीआर साइन थीटा से ज्यादा है, तो नेट क्या बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वी आर माइनस वीबीआर साइन थीटा, और ये वीबीआर कोस थीटा, है ना। समझ में आया। अब ये रिवर,
ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये अलोंग द रिवर है, ठीक है। ये रिवर है, हम टॉप से देख रहे हैं, ये विड्थ है डी। तो एक कंपोनेंट तो इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर, तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना। ये क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वीबी। ऐसे ही तो सोल्व करते हैं दोनों वेक्टर, समझ में आया। और व्हाट इज दिस, दिस इज ड्रिफ्ट, जो वहां लिखा था मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन सा कंपोनेंट रिवर क्रॉस करवा रहा है, ये वाला या फिर ये वाला। ये वाला तो रिवर में आगे लेके जा रहा है ना। सो और ये एक्चुअली इसको प्रोजेक्टाइल की तरह तो नहीं देख रहे हो ना तुम, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, इसमें दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है। अरे टॉप से देख रहे हैं, रिवर में एक बोट ऐसे चल रही है ऐसे, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे भी है और एक ऐसे भी है, समझ में आया क्या। तो अब ये इतनी डिस्टेंस चलनी है इतनी स्पीड से, तो टाइम कितना आएगा, डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा। आया कि नहीं आया। हाँ मान लो ये वाला, ये डिस्टेंस है 100, मान लो डिस्टेंस है 100, ये कंपोनेंट है 50, तो कितने टाइम में पहुंचेगी, 2 सेकंड, है ना। कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगा, 2 सेकंड में। और मान लो ये वाला कंपोनेंट वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये आया मान लो 40, कितना आया 40, मतलब इस तरफ बोट एवरी सेकंड 40 मीटर भी जा रही है, तो 2 सेकंड में कितना आगे जाएगी बताओ। हाँ 80, तो वो ड्रिफ्ट आ गया, समझ में आया। ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा x इज इक्वल टू, ये x वाला कंपोनेंट ये कितना है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम टू क्रॉस द रिवर, समझ में आया। और टाइम टू क्रॉस द रिवर ऐसे निकलेगा, कोई भी फॉर्मूला है वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आता है हमें तो बस, ठीक है। लिखो ये सारे क्वेश्चन क्लास के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है, खुद के हैंड से बिना देखे। ये सब डेरिवेशन भी एक एक बार लिख लेना बिना देखे, सब माइंड में फिट करना जरूरी है। चैप्टर अगर पूरा माइंड में फिट करोगे तभी जाके तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत सारे, अभी तो तीसरा ही चल रहा है, नियरली 30 चैप्टर्स है। सेम ही है सिलेबस, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस, मेंस में थोड़ा ज्यादा होता है, एडवांस में थोड़ा कम है।
लिख लिया क्या? मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? जो तुम्हारा टेस्ट पेपर होता है ना 25 क्वेश्चंस का, सेम वो मेंस पे बेस्ड होता है। एडवांस वाला पेपर भी होता है, वो एडवांस पे बेस्ड होता है। मतलब जो पेपर तुम यहाँ पे देते हो रेजोनेंस में, वो सब वैसा ही पेपर आता है, उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 20 एमसीक्यूज आते हैं और 5 इंटीजर टाइप आते हैं मेंस में, और एडवांस के 2 पेपर होते हैं। अभी तक एडवांस का पेपर हुआ ना तुम्हारा, एक तो हो गया ना? हाँ सर, एक हुआ है। हम्म। ठीक है, हटा दूं? हाँ हम्म। क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करो। वी आर इस तरफ है, इधर पहुंचा तो इधर ही होगा। सर एंगल 127 डिग्री। हम्म। हुआ? ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये 3 वेक्टर का ही क्वेश्चन है बस।
मुझे बताओ ये किसकी डायरेक्शन गिवन है? वीबीआर की कितनी है? रिवर की डायरेक्शन कितनी है? रिवर की डायरेक्शन ये है वी आर, कितना है 14 मीटर पर सेकंड। वीबीआर इससे 127 डिग्री है, मतलब इधर, ठीक है। सो ये वीबीआर की डायरेक्शन है। वीबीआर को मान लो x मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस 37 इज 127, ये 37 डिग्री। तो वीबीआर इधर है, वी आर इधर है, तो वीबी इधर ही होगा ना। ये वीबी की डायरेक्शन है, समझ में आया? तो इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें तो टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन बताना है, मतलब हमें टाइम टू क्रॉस द रिवर बताना है। जितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगी उतने टाइम में वो यहाँ इतना आगे आ जाएगा यहाँ पर, समझ में आया? तो कंपोनेंट ले लो, यहाँ पे भी दो वेक्टर है, तो जो इंक्लाइंड है उसके कंपोनेंट ले लो। तो ये इंक्लाइंड है तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा x cos 37, मतलब 4x/5, और ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना आएगा? 3x/5। तो अगर इसको अब हम एडजस्ट करें तो वी आर इधर जा रहा है, मतलब वी आर ही बड़ा होगा, मतलब इधर वाला कंपोनेंट तो है 14 माइनस 3x/5, है ना, और इधर वाला कंपोनेंट है 4x/5, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये एंगल बताओ ये कितना होगा? ये 400, ये 400, ये भी 400, ये भी 400, तो ये एंगल 45 डिग्री हुआ ना। अरे वीबी की डायरेक्शन भी गिवन है ना तुम्हें, कितने डिग्री पर है वीबी की डायरेक्शन? तुम्हें स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों पता है, ये पॉइंट भी पता है, ये भी ड्रिफ्ट भी पता है ना, समझ में आया? तो ये एंगल कितना हुआ? बेस कितना है 400, परपेंडिकुलर भी कितना है 400, तो एंगल 45 हुआ ना, समझ में आया? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 45 डिग्री पर। तो इसको देख के क्या लिख सकता हूं मैं? tan 45 इज इक्वल टू 4x/5 अपॉन 14 माइनस 3x/5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 45 कितना होता है 1, तो क्या लिखूंगा 4x/5 इज इक्वल टू 14 माइनस 3x/5। तो यहां से ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 7x/5 इज इक्वल टू 14, 7 से 2 टाइम्स, तो x कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ये वीबीआर का मैग्नीट्यूड है। वीबीआर को माना था ना हमने x, तो इतने से ट्राई कर रहा है वो 127 डिग्री। हमें तो टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन बताना है। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है क्रॉस करवाने के लिए? ये वाला, है ना, और उतने टाइम में ये इतना आगे आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस भी कितनी है 400 है ना, तो टाइम कैसे निकालेंगे 400 अपॉन 4x/5, 4 से 100 टाइम्स, 100 इंटू 5 500 अपॉन x कितना आया 10, x की वैल्यू पुट कर दो, तो t कितना आया 50 सेकंड में वो रिवर क्रॉस करेगा। और रिवर क्रॉस यहां थोड़ा ना करेगा, यहीं करेगा, क्योंकि 50 सेकंड में वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से आगे भी आ जाएगा। तो दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। समझ में आया? लिख लो। डन।
हटा दूं? डन। अब लिखो, देखो इसी में हमसे पूछा जाता है कि बताओ कितने मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर सकता है, कितने मिनिमम टाइम में वो रिवर को बोट क्रॉस करेगी, मिनिमम टाइम बताओ, ऐसा पूछा जाएगा। सो लिखो, कंडीशन लिखो, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब देखो, फिर से वही डायग्राम बनाना है। मान लेते हैं कि इधर वी आर है और इधर वी बी आर है ना, 8 एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। तो इस पॉइंट पे वी आर की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। तो वी बी आर के दो कंपोनेंट आए थे, एक तो ये आया था वी बी आर कोस थीटा, और एक ये कंपोनेंट आया था वी बी आर साइन थीटा, ये आया था ना। और ये विड्थ है इनकी डी, रिवर की विड्थ कितनी है, डी। रिवर को हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना आया था, डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा, है ना, ये आया था ना। अब देखो ये डी तो रिवर की विड्थ तो कांस्टेंट होती है, वीबीआर भी कांस्टेंट है। हम जितनी मैक्सिमम स्पीड से ट्राई कर सकते हैं मिनिमम टाइम के लिए उतने से ही करेंगे। वीबीआर भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट, ओनली एंगल हम चेंज कर सकते हैं। ओनली क्या चेंज कर सकते हैं, एंगल थीटा। तो मुझे बताओ टी को मिनिमम करना है तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। सो फॉर टी मिनिमम कोस थीटा कितना होना चाहिए, 1। कोस्ट डिनोमिनेटर में ना मैक्सिमम, इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करोगे तो टी की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो कोस थीटा मैक्सिमम कितना होगा, 1 ही होगा। कब होगा, जब थीटा हो 90 डिग्री पर, सॉरी 0 डिग्री पर। तो यहां से मिनिमम टाइम मुझे मिल गया, मिनिमम टाइम क्या आ गया, डी अपॉन वी बी आर। और कंडीशन क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। मतलब मिनिमम टाइम के लिए अगर आपको क्रॉस करना है रिवर को, तो वीबीआर को ऐसे अपोजिट टू द रिवर नहीं, ऐसे ऐसे मूव कराओ बोट को, तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा वो। समझ में आया, वीबीआर से मल्टीप्लाई का तो 0 इंटू वीबीआर तो 0 ही रहेगा। वीबीआर से, अरे कोस 0 1 होता है ना, ये कोस थीटा की वैल्यू 1 है तो यही तो आएगा। समझ में आ गया। तो कैसे ट्राई, अगर आपसे पूछा जाए कि इन व्हाट डायरेक्शन बोट शुड ट्राई इफ द बोट हैज टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो कौन सी डायरेक्शन में ट्राई करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, या तो इधर या फिर उधर, अगर ऐसे ट्राई करेगा तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। समझ में आया। और अगर आपने टाइम निकाल लिया तो क्या हम ड्रिफ्ट भी बता सकते हैं। ये वी आर इधर है तो ये ट्राई तो इधर कर रहा है,
ये क्रॉस तो ऐसे कर रहा है, ट्राई ऐसे कर रहा है, बट पहुंचेगा तो इधर ना। तो ये ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितनी होगी इस टाइम पर? ड्रिफ्ट x होगी। अब इस तरफ कंपोनेंट क्या है? यही तो है, वी आर ही तो है। इसका तो कोई उधर वाला कंपोनेंट तो आ ही नहीं रहा है, ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है ना। तो ड्रिफ्ट क्या होगी? वी आर इंटू टी मिनिमम। समझ में आया? और टी मिनिमम क्या है? डी बाई वी वी आर। ठीक है। हाँ बोलो। डन। एक और कंडीशन होती है क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। क्या वो और ये कंडीशन एक ही है क्या? क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, क्या दोनों कंडीशन सेम ही है? नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ तो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पॉसिबल है कि यहां से डायरेक्ट यहां निकल जाए, यहां से डायरेक्ट यहां निकल जाए? ये तो उससे लंबा पाथ हुआ ना। ये शॉर्टेस्ट पाथ है क्या? जा तो इधर रहा है ना वो। इज दिस द शॉर्टेस्ट पाथ? अरे ये शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट तो यही होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट तो। बट अभी जा तो इधर रहा है ना, वी भी तो इधर आ रहा है ना। ओरिजिनल पाथ तो यही है, इधर तो ट्राई कर रहा है। तो अगर आप टाइम मिनिमम करोगे तो पाथ मिनिमम नहीं होगा, और अगर पाथ को मिनिमम करोगे तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट कंडीशन लिखो। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। तो मुझे बताओ, अगर ए से बोट शुरू हुई तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही वाला होगा ना। तो यहां से ए से बी निकलना है बोट को, तो इधर जाना पड़ेगा क्योंकि रिवर इधर फ्लो रही है ना। तो वी बी आर इधर होना चाहिए। मान लो एट एंगल थीटा, ये वी आर है। तो वी बी आर का कौन, ये कंपोनेंट तो ये आएगा वी बी आर साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा वी बी आर कोस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर ये वी आर इक्वल टू ये अगर मान लो वी आर बड़ा है तो बोट उधर जाएगी, है ना। वी बी आर साइन थीटा बड़ा है तो बोट इधर जाएगी, और अगर दोनों इक्वल है तो इधर जाएगी। समझ में आया? आया क्या समझ में? तो बताओ, इस अगर शॉर्टेस्ट पाथ में अगर